स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में, यानी कि रक्त के बारे में। तो दोस्तों टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आप अगर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों याद रखना है सबसे पहले आपको कि ब्लड जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, इंग्लिश वालों के लिए लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब तरल इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए तरल कह रहे हैं। संयोजी क्यों कहा है? संयोजी का मतलब है कनेक्ट करना, यानी जो खून है वो पूरे ऑर्गन यानी पूरे अंगों को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है। और तीसरा ऊतक क्यों कहा है? तो ऊतक हमें पता होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी जो फंक्शनल यूनिट होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, वो होती है सेल। और जब मोर देन वन सेल यानी बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? तो बनाती हैं टिश्यू। और टिश्यू किसे कहते हैं? ऊतक को कहते हैं। तो खून को ऊतक क्यों कहा गया है? तो खून को ऊतक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सेल हैं। जब आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो ये क्या है? ये सेल ही हैं जो खून में पाई जाती हैं। तो इसमें एक से ज़्यादा सेल हैं, इसलिए इसको ऊतक कह दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। अब बात आई कि इसका पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान पूछा जाता है, तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। आपको पता होगा कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा पाया जाएगा उसका मतलब हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में बताता है। मान लीजिए आप उसका पीएच मान, किसी का भी पीएच मान 0 से लेके 6.9 यानी 0 से 7 के बीच में है, 0 से 7 के बीच में है, तो इसका मतलब है वो क्या है? वो है अम्ल है, उसमें अम्लता एसिड पाया जाएगा, यानी वह एसिड कहलाएगा। ठीक है। लेकिन 7 से लेकर 7 से ऊपर और 14 तक है तो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ठीक है। अब ये बताइए 7 से ऊपर है थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, 0.4 ऊपर, इसलिए क्या कहेंगे? इसको अल्प क्षारीय। क्या कहेंगे? अल्प क्षारीय। इंग्लिश में कहते हैं स्लाइटली बेसिक, कहते हैं स्लाइटली बेसिक। ठीक है। 7.4। अब आपको ये भी याद होगा कि अम्ल और क्षार जो होता है, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार का पता कैसे लगाते हैं कि कोई अम्ल है कि कोई क्षार है? तो लिटमस पेपर से पता लगाते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाए, नीले से लाल हो जाए, अगर कोई भी लिक्विड लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है तो वह अम्ल होता है। और अगर ये लाल से नीला हो जाए, लाल से नीला, तो वह क्षार होता है, यानी क्षार लिटमस पेपर को लाल से नीला कर देता है और वहीं अम्ल लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है। याद कैसे करना है? तो याद रखना है, एक ट्रिक है, अनिल छलानी। अनिल छलानी यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। अब लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है आपको पता होगा, जो लाइकेन और जो आपको पता होगा जो कवक और शैवाल होते हैं, कवक और शैवाल का जो मिश्रित रूप होता है वो कहलाता है लाइकेन, और लाइकेन से ही बनाया जाता है लिटमस पेपर। ठीक है। तो इसको याद रखना, अनिल छलानी यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। तो आपको यहाँ तक तो पता चल गया होगा। अब इसका जो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4, 7.4 है, यानी अल्प क्षारीय है। दोस्तों याद रखना है कि इसका जो पीएच मान है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर मान लीजिए रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अब बताएं कि रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ने पर जो पीएच मान है वो बढ़ेगा या घटेगा?
उल्टा हो जाता है, यानी जैसे ही मात्रा बड़ी है, CO2 की मात्रा जैसे ही बड़ी है तो क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी पीएच घट जाएगा, यानी पीएच घट जाएगा मतलब पीएच घटना। पीएच घटना का मतलब ये है, ये क्या बनने लगेगा, अम्ल बनने लगेगा। यानी CO2 जितना ज़्यादा पाया जाएगा उसमें एसिड एसिड मतलब एसिडिक जो आपके कैरेक्टर है वो ज़्यादा पाए जाएंगे। यानी CO2 अगर बढ़ गया है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका पीएच मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आप ये बताइए, आपने सुना होगा सिराएं और धमनी, सिरा और धमनी। जो सिरा होता है उसमें CO2 युक्त रक्त होता है और धमनी में होता है O2 युक्त रक्त। ठीक है, O2 युक्त रक्त। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सिराओं में जो खून बहता है उसमें अम्लीयता ज्यादा होती है, क्षारीयता ज्यादा होती है, और धमनी में अम्लीयता ज्यादा होती है, क्षारीयता ज्यादा होती है। तो यहाँ पर CO2 है ना, यानी अगर ये CO2 है, सिराओं में CO2 है यानी ज्यादा होगा CO2, इसलिए CO2 ज्यादा होगा तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और पीएच घट जाएगा यानी अम्लीयता, अम्लीयता की ओर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि भैया 5 हो जाए, पीएच मान 5 नहीं होता, यानी थोड़ा सा कम होगा। यानी सिराओं में धमनियों की अपेक्षा जो पीएच मान रहता है खून का वो कम रहता है, याद रखना है। जबकि धमनियों में ज़्यादा रहता है, क्यों रहता है, CO2 की वजह से। यानी CO2 जितना ज़्यादा रहेगा वो है अम्लीय ज़्यादा रहेगा, यानी पीएच मान उसका कम होता जाएगा। पीएच मान कम रहे यानी अम्लीयता बढ़ रही है, तो CO2 कंट्रोल करता है। CO2 अगर ज़्यादा है, पीएच मान कम, यानी पीएच मान कम यानी अम्लता बढ़ गई है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि जो ब्लड है ना, ब्लड तो शरीर के वजन का कितना परसेंट पाया जाता है। तो ब्लड का जो वजन शरीर के वजन का होता है वो 7%, यानी पूरी बॉडी वेट के ब्लड जो होता है वो 7% होता है। मान लीजिए एक 70 kg का आदमी है, ठीक है, 70 किलो क्या उसका वजन है। अब 70 किलो आदमी में कितना खून पाया जाएगा, कितना आयतन रहेगा खून का, तो कितना रहेगा, तो 7% निकाल लें। 7/100 जैसे ही करेंगे तो 7 का 70 में गुणा करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 7 7 400 ना बटे में 100 है, 2 जीरो नीचे से हटाकर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी 4.9 लीटर क्या होगा उसमें खून पाया जाएगा। 70 किलो के आदमी में 4.9 यानी 5 लीटर के समथिंग खून पाया जाएगा। तो याद रखना है शरीर के वजन का 7% क्या होता है, खून पाया जाता है शरीर में। पूछा जाएगा कि स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर जल खून पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर ये पुरुषों में पाया जाता है खून, और महिलाओं की बात करें तो 4.5 से 5.5 लीटर ये महिलाओं में पाया जाता है खून। ठीक है, तो 5 से 6 लीटर, तो 4.5 से 5.5 लीटर ये महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपकी। आगे हम बात करें, अगर इसको मिटा देते हैं, आगे बात करें कि जो ब्लड है ना, खून, इसका रंग कैसा होता है, तो हमें पता है ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। किसकी वजह से होता है, तो वह है हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग होता है रेड। ये हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो हेमेटिन प्रोटीन, हेमेटिन एक लोहा होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, यानी दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हेमेटिन और एक ग्लोबिन। जो हेम होता है वो Fe2+ होता है इसमें, यानी कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन में जो लोहा होता है वो कौन सा होता है, तो Fe2+, जिसे फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। यानी हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, हेमेटिन नामक लोहा से और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से। ठीक है, और हीमोग्लोबिन पाया किस में जाता है, तो आरबीसी में। जब हम नेक्स्ट क्लास या आगे थोड़ा चलकर आरबीसी पढ़ेंगे तब हम हीमोग्लोबिन के बारे में पूरे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो खून का रंग कैसा होता है, खून का रंग होता है लाल। ठीक है, अब दोस्तों याद रखना है जो सिराएं होती है ना, सिराएं, इन सिराओं में, इस सिराओं का कलर जो दिख रहा है बैगनी क्यों दिखाई देता है, यानी लाइट ब्लू भी कह सकते हैं, यानी लाइट ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो याद रखना है जब सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश
कह सकते हैं, या सूर्य का प्रकाश कह ले, कोई भी प्रकाश मान लीजिए हमारी त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा में एक वर्णक होता है मेलानिन। मेलानिन सुना होगा, पिगमेंट होता है मेलानिन। ये क्या करता है, मेलानिन जिसमें ज्यादा होता है उसका रंग उतना ही काला होता है। ठीक है, अब मेलानिन से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है त्वचा, त्वचा के अंदर मेलानिन पाया जाता है और सूर्य की किरणें या भी कोई भी प्रकाश पड़ता है त्वचा पर तो ये क्या करेगा, मेलानिन की वजह से रिफ्लेक्ट होगा। और हमें पता है ये त्वचा के थोड़ी से नीचे होती है, इसलिए रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। ठीक है, यानी जो सिराओं में जो खून का कलर है वो क्या है, मेलानिन की वजह से थोड़ा हमें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कभी कभी सुना होगा कि किसी किसी इंसान में ग्रीन कलर यानी हरे कलर का भी क्या होता है, ब्लड होता है। यानी ग्रीन कलर का भी क्या होता है, ब्लड होता है। बहुत ही ऐसा बहुत ही कम होता है लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाता है। आपने एक बीमारी सुनी हो, चाहे एक बीमारी होती है माइग्रेन, जिसमें बहुत ज़्यादा सर में पेन होता है। ठीक है, सिर में ज़्यादा पेन होता है माइग्रेन में। अब क्या होता है, माइग्रेन में एक दवाई खाई जाती है जिसको कहते हैं सल्फोरामाइड। सल्फोरामाइड, माइग्रेन में एक दवाई खाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, सल्फोरामाइड कहते हैं। दोस्तों इसमें सल्फर की मात्रा मिली होती है। अब ये सल्फोरामाइड अब अगर ज़्यादा सेवन कर लिया जाता है तो सल्फर जो होता है ना, सल्फर रिएक्ट करता है किससे, ब्लड से रिएक्ट करता है। और सल्फर ब्लड से रिएक्ट करता है तो ब्लड का कलर कर देता है ग्रीन। कैसा कलर कर देता है, ग्रीन। तो आपको ये भी जरूरी है जानना कि ब्लड का कलर जो होता है वो ग्रीन भी हो सकता है सल्फोरामाइड की वजह से। मोबाइल पे गया है भाई। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो स्टडी ऑफ ब्लड। यानी अगर पूछा जाए कि ब्लड का अध्ययन यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है तो आसान है, यानी हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, लॉजी वर्ड अगर पीछे लग जाता है इसका मतलब होता है अध्ययन करना। और हिम यानी हिम यहाँ लोहे के लिए लगा है, इसलिए लोहे का अध्ययन यानी हमें पता है खून लोहे से ही मिलकर बना रहता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य तत्व है वो लोहा ही है। ठीक है, तभी कहते हैं डॉक्टर लोग कहते हैं कि पालक खाइए, पालक में लोहे पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लोहा अगर सुन लिया कि लोहा खाओ तो आप खाने लगे, किवाड़ खाने लगे, पंखा लगा लो और पंखा खा लें, तो ऐसा नहीं है। बस तो पालक यानी पालक में लोहा पाया जाता है। ठीक है, आयरन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो ब्लड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, और दूसरा होता है इम्प्योर ब्लड। यानी ये तो है शुद्ध रक्त और ये है अशुद्ध रक्त। तो ब्लड दो प्रकार का है, एक तो शुद्ध रक्त है, एक है अशुद्ध रक्त। क्या शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त यानी अशुद्ध रक्त की हमें जरूरत नहीं होती है क्या? क्या अशुद्ध रक्त बेकार है, नाम इसका शुद्ध है, इम्प्योर है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है क्या? तो याद रखना है, शुद्ध रक्त भी हमारे लिए जरूरी है और अशुद्ध रक्त भी हमारे लिए जरूरी है। शुद्ध रक्त कब बनता है, जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसे शुद्ध कहते हैं। और अशुद्ध कब कहते हैं, जब हीमोग्लोबिन में CO2 मिल जाता है तब उसे अशुद्ध कहते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा ये O2 कहाँ से मिल गया हीमोग्लोबिन में और CO2 कहाँ से मिल गया है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सभी कैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो उसमें O2 भी क्या करती है, शरीर के अंदर प्रवेश करती है। O2 जब फेफड़ों में पहुंच जाती है तो वहां से हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को पकड़ लेता है और सारे शरीर में घुमाता है। सारे शरीर में क्यों घुमा रहा है, मॉल वगैरह तो है नहीं शरीर में, तो घुमा रहा है। तो हमें पता होगा हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और हर कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत होती है ऑक्सीजन की। इस माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत किसकी होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये एनर्जी नहीं बना पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। तो
क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन पकड़ के ऑक्सीजन ले जाता है और कहाँ पहुंचा देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिला क्योंकि ऑक्सीजन हमने ग्रहण किया था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मामला है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पकड़ा इसने? तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा जो शरीर, हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो सरल पदार्थ में टूटता है ना लास्ट में, तो वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज का होता है अपघटन, यानी ग्लूकोज टूटता है और वहीं से एनर्जी प्राप्त होती है। किस किस में टूटता है, तो CO2 प्लस H2O में टूटता है। H2O तो जो रसधानी में वगैरह में भर जाता है, H2O जो होता है, तो जो CO2 होता है ना, अभी CO2 एक्स्ट्रा पहुंच गया है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में बन चुका है CO2, क्योंकि वहां पर ग्लूकोज का अपघटन हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 पहुंच गया है। अब इसको बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ले जाके माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ देता है, वहां से खाली हाथ क्यों लौटे, इससे अच्छा CO2 को पकड़े और CO2 को ले जाए कहाँ पर, फेफड़ों तक, और फेफड़ों से कह दे भैया आप इसको बाहर निकाल दो, बहुत घूम लिया इसने भी। तो सीधा यहाँ से CO2 को हीमोग्लोबिन पकड़ती है और कहाँ छोड़ती थी, फेफड़ों में छोड़ती थी, और फेफड़ा हमें पता है, फेफड़ा क्या करते हैं, उसको CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक प्रकार का प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड अस्थाई है, यानी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, इसको अस्थाई कह सकते हैं। बार बार ये प्योर होगा, बार बार ये इम्प्योर होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर और इम्प्योर का क्या मामला था। इसके बाद आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि जो ब्लड है वो किस किस से मिलकर बना है, यानी उसके कंपोजिशन क्या है, घटक संगठन इसके हैं क्या। तो ब्लड जो होता है मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से, बस याद हो गया। अब दो चीजें हैं कौन कौन सी, तो एक तो होता है इसमें लिक्विड, LIQUID, लिक्विड का मतलब होता है तरल, और दूसरी चीज होती है सॉलिड यानी ठोस। यानी ब्लड में एक तो लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो लिक्विड पार्ट को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, सुना होगा आपने। और सॉलिड पार्ट को कहते हैं, उसे कहते हैं सेल या कॉर्पुसेल्स, ठीक है, यानी कोशिका या कणिका, कोशिका या कणिका। हमें पता होगा कोशिका और कणिका कौन कौन सी हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। अब मैंने कोशिका और कणिका क्यों लिखा अलग अलग, अकेली कोशिका क्यों नहीं लिखा, अकेली कणिका क्यों नहीं लिखा, तो याद रखना है जो RBC होता है ना वो कॉर्पोसेल्स होता है, जबकि WBC सेल होता है। जब हम इन दोनों को पढ़ाएंगे ना तो आपको बता देंगे ये कॉर्पोसेल्स क्यों है और ये सेल क्यों है, आखिर ऐसा क्या है इसमें, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लिक्विड की बात करें तो प्लाज्मा, यानी हमारा जो ब्लड है, जो हमारा खून है, दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से या रक्त कोशिकाओं से, ठीक है। रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये प्लाज्मा है। जो प्लाज्मा होता है ना वो पूरे ब्लड की, पूरा ब्लड मान लीजिए 100% है, तो पूरे ब्लड के जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60%, 50 से 60 लिख लेंगे, 50 से 60% होता है, ठीक है, 50 से 60% के बीच होता है। तो ये कितनी हो जाएंगी, जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो है 40 से 50% के बीच होती हैं रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो अब हम अलग अलग से प्लाज्मा को पढ़ेंगे, उसके बाद रक्त कणिकाओं को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग हम डालेंगे अब प्लाज्मा। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, प्लाज्मा हेडिंग डाल देंगे अपन। अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लाज्मा का कंपोजिशन, यानी जो कंपोजिशन को क्या कहते हैं हिंदी में, संगठन या संगठक बोलते हैं, कंपोजिशन ही लिख लेंगे। यानी ये प्लाज्मा है किस किस से मिलकर बना है, तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखना है प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो जल पाया जाता है, यानी वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा।
यानी जो जल की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है प्लाज्मा में। कितने परसेंट? तो 90 से लेकर 92% जल पाया जा रहा है। ठीक है, यानी जल की यहाँ पर महत्वता है बहुत ही ज़्यादा है प्लाज्मा की। दूसरी बात करें तो प्रोटीन पाई जाती है इसमें, प्रोटीन 7% के समथिंग पाई जाती है। तीसरी बात करें तो इसमें खनिज भी पाया जाता है। अब ये कुछ कुछ परसेंटेज में पाया जाता है, याद नहीं रखना इतना। खनिज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज याद रखना तो रखना है 0.9% पाया जाता है। उसके बाद जो है खनिज हो गया, खनिज में ही आपका नमक हो जाएगा, जैसे कि NaCl भी पाया जाता है। जो सोडियम होता है वो पानी को खींचता है बहुत बुरी तरीके से, इसलिए क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्यों रोल प्रदान कर रहा है सोडियम है, NaCl पाया जाता है और प्लाज्मा है, इसलिए अपन देख लेंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक, ग्लूकोज हो गया और अदर सब्सटेंस और भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, पूछा जाता है प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो प्लाज्मा का कलर होता है पीला। कैसा होता है? पीला। और ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा, यानी तरल है, गाढ़ा है प्लाज्मा, यानी पीला रंग है। पूछा जाएगा कि पीला रंग किसकी वजह से है? अरे पीला रंग किसकी वजह से है? प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का पीला रंग जो है ना, वो कह दो हल्दी की वजह से है। प्लाज्मा हल्दी ज़्यादा खाता है इसलिए पीला रंग है। तो अपन ये नहीं कहेंगे कि प्लाज्मा का रंग हल्दी के कारण है। तो प्लाज्मा का पीला रंग जो होता है ना, वो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन क्या बला है? हमेशा दोस्तों याद रखना है, एक शब्द याद रखना है, पिगमेंट। पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं वर्णक। कहीं भी अगर ये शब्द मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये जो है किसी ना किसी को कलर दे रहा है, रंग दे रहा है, रंग प्रदान कर रहा है। तो बिलिरुबिन जो होता है वो प्लाज्मा को पीला रंग प्रदान करता है। बिलिरुबिन एक तरह का वर्णक है। ये निकलता कहाँ से होगा बिलिरुबिन? तो ये यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लीवर से। तो बिलिरुबिन कहाँ से निकलता है? लीवर से। अब मान लीजिए आपको लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो जाए, यानी जैसे कि पीलिया, जॉन्डिस बोलते हैं इसको। अगर लीवर से संबंधित बीमारी हो गई और लीवर आपका डैमेज हो गया, तो ये बिलिरुबिन को बहुत ज़्यादा निकालने लगेगा, और बिलिरुबिन ज़्यादा निकालेगा तो पीलिया हो जाएगा, क्योंकि पीलापन ज़्यादा आएगा। तो मैंने क्या कहा कि लीवर अगर डैमेज हो जाता है तो वो क्या करता है? बिलिरुबिन को ज़्यादा निकालता है, और बिलिरुबिन ज़्यादा निकलने की वजह से हमें पीलिया भी हो जाता है, जो पीला पीला थोड़ा आपका चेहरा दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये पीला होता है, इस पीला कलर किसके लिए होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो पोस्ट कर सकते हैं वीडियो को, उसके साथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में ये, क्या प्लाज्मा खत्म हो चुका है? नहीं हो चुका, प्लाज्मा के बारे में बहुत पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं कि आगे प्लाज्मा के बारे में क्या है। प्लाज्मा के बारे में पढ़े तो सब प्लाज्मा की प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा की प्रोटीन जो है कौन कौन सी है और किस किस में आपको सहायता करती हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो आप देख लिखेंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है, एक तो है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी है? प्रोथ्रोम्बिन। और इसी के साथ फाइब्रिनोजन लिख लेना, क्योंकि दोनों का काम एक जैसा ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन ये है एल्बुमिन, दूसरी जो है वो है एल्बुमिन, और यहाँ एक और है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। ठीक, तीनों के अपने अपने काम हैं। याद रखना है जो एल्बुमिन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 60%। यानी प्लाज्मा की प्रोटीन जो है, प्रोटीन मान लीजिए प्लाज्मा की 100% है, तो प्लाज्मा के प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाएगी? तो एल्बुमिन पाई जाएगी। कौन सी? एल्बुमिन। काफ़ी अच्छा काम है इसका, अभी हम बताएंगे कि इसका काम क्या है। चाहे पहले हम एल्बुमिन से स्टार्ट कर लेते कि एल्बुमिन का आखिर काम क्या है। तो ये दोस्तों याद रखना है, एल्बुमिन पाया जाता तो प्लाज्मा यानी खून में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन ये प्लाज्मा में आया कहाँ से? निकाला किसने? किसकी देन है ये? तो ये है यकृत की देन। किसकी देन है ये? यकृत, यानी यकृत निकालता है इस प्रोटीन को। ठीक है, एल्बुमिन कौन निकालता है? यकृत निकालता है। इसका मेन काम पता क्या है? इसका मेन काम जो है वो है परासरण दाब।
परासरण दाब को ये सामान्य बनाए रखता है। शायद ऊपर से निकल गया होगा कि ये परासरण दाब है क्या। तो सुने क्या है परासरण दाब। मान लीजिए ये आपकी कोई भी धमनी या सिरा है जिसके अंदर क्या बह रहा है, रक्त प्रवाह कर रहा है। अब क्या होता है, इसमें जो प्लाज्मा में पानी होता है ना, लिक्विड होता है, द्रव होता है, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। इससे क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है, परासरण दाब को बनाए रखती है, और परासरण दाब इस पानी को बाहर नहीं निकलने देता, यानी अंदर की ओर ही धकेल देता है। अंदर की ओर क्या कर देता है, धकेल देता है। मान लीजिए पानी बाहर निकल जाए और आसपास के ऊतकों में इकट्ठा हो जाए, टिश्यूज में क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। मान लीजिए ये पानी बाहर निकल जाए और आसपास के ऊतकों में क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। जैसे इकट्ठा होगा शरीर में सूजन आने लगेगी, यानी पानी भर जाएगा तो सूजन आएगी। अब इस सूजन आने की बीमारी को अपन क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसको सॉफ, क्या कहते हैं, सॉफ कहते हैं, या इसी को कहते हैं इडिमा। कभी कभी आपने देखे होंगे किसी के पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, पानी भर जाता है, उसी बीमारी को कहते हैं सॉफ या इडिमा कहते हैं। अगर एल्बुमिन की कमी हो जाए तो सॉफ या एडिमा हो जाता है, क्योंकि एल्बुमिन क्या करता है, परासरण दाब यानी प्लाज्मा का जो परासरण दाब है उसको सामान्य बनाए रखता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो खून जो द्रव है, द्रव आसपास की ऊतकों में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोर जैसे ही होगा आपका शरीर सूजन, आपके शरीर में क्या हो जाएगी, सूजन आने लगेगी। तो एल्बुमिन का काम शायद आप जानते होंगे कि एल्बुमिन क्या करता है। ठीक है, अगर किसी को जानना है कि परासरण दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले शायद ना समझ में आए तो ऑस्मोटिक प्रेशर से उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखें दूसरा प्रोटीन इसका देख लेंगे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। अब इस फाइब्रोनोजन का भी निर्माण होता है कहाँ, यकृत में। इसका निर्माण भी कहाँ होता है, यकृत में होता है। ये फाइब्रोनोजन पता क्या करता है, फाइब्रोनोजन करता है रक्त का थक्का जमाने में सहायता। यानी जैसे ही किसी ने मारा पत्थर, पत्थर जैसे ही मारा आपको चोट लगी, आपको ब्लड बहने लगा, और ब्लड ज़्यादा बह गया तो आपको नुकसान होगा, इसलिए ब्लड का क्लोटिंग वहीं पर जम जाता है, और उसको ब्लड की क्लोटिंग जमाने में सहायता करता है कौन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों। ठीक है, याद रखना है फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही ब्लड का थक्का यानी रक्त का थक्का जमाने में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, और जब ये ब्लड का थक्का जम जाता है और जो खून या प्लाज्मा होता है उसमें बिना फाइब्रोजन यानी बिना फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का जो भी खून पाया जाता है उसे सीरम कहते हैं। सीरम उसको कहते हैं जिसमें फाइब्रोनोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अगला है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, ठीक है, अब ग्लोबुलिन पता एक प्रकार का नहीं है, 3 प्रकार का है। मतलब ये 3 प्रकार का पाया जाता है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन है अल्फा प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन पाए जाते हैं। ठीक है, अब अल्फा, बीटा और गामा का काम क्या 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 है वो आप देखें। तो अल्फा का काम जो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि अल्फा का काम क्या है, तो अल्फा क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होती है ना, हीमोग्लोबिन को बांध देता है। क्या करता है, मान लीजिए हमें पता होगा कि शरीर की सारी कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये थोड़े समय बाद क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। यानी आरबीसी का जीवन काल आपने सुना होगा, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, यानी 20 से 120 दिन के बीच में क्या नष्ट हो जाएंगी, और यकृत ऐसे क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी नष्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन की पुटरियां बांध देता है कौन, अल्फा प्रोटीन। अल्फा ग्लोबुलिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन की पुटरियां से बांध देता है, और कहाँ पहुंचा देता है, तो ये पहुंचा देता है कहाँ, ये पहुंचा देता है यकृत में। कहाँ पहुंचा देता है, यकृत में। तो यकृत में एक कोशिका पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुफीर कोशिकाएं। कुफीर कोशिकाएं, क्या कहते हैं, कुफीर कोशिकाएं। तो यकृत में कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुफीर कोशिकाएं। यही कुफीर कोशिकाएं क्या कर देती हैं, हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देती हैं। यानी
अल्फा ग्लोबुलिन ने हीमोग्लोबिन को बांधा और पहुंचा दिया कहाँ, यकृत में। यकृत में कहाँ पर, कुफेर कोशिकाओं में। कुफेर कोशिकाएं क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। याद रखना है, कुफेर कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें वो क्या करती हैं, भोजन में जो विषाक्तता आती है, यानी भोजन अगर बहुत बेकार है, यानी मतलब जहरीला कह सकते हैं एक तरह का, तो जहर को कम कर देती है कुफेर कोशिकाएं, यही नष्ट कर देती हैं। शराब कोई पीता है तो शराब वगैरह जो फालतू चीज़ें हैं, जीवाणु को नष्ट करना वो कुफेर कोशिकाएं करती है, यकृत में पाया जाता है। यानी यकृत ही झेलता है सब फालतू चीज़ें। शराब, तभी तो कहते हैं शराब ज़्यादा पियोगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अल्फा ग्लोबुलिन के बारे में शायद पता चल गया होगा। दूसरी है बीटा ग्लोबुलिन। अब बीटा ग्लोबुलिन क्या करती है, तो ये याद रखना है, ये क्या करेगी, ये लोहे एवं तांबे का वहन करती है। लोहे एवं तांबे का वहन करती है। यानी हमें पता होगा लोहा पाया जाता है ब्लड में, तो लोहा और तांबे का वहन कौन कर रहा है, बीटा ग्लोबुलिन कर रही है, बीटा। उसके बाद है गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन क्या करती है, गामा ग्लोबुलिन क्या बनाती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एंटीबॉडी हमें पता है कि एंटीबॉडी हमें प्रदान करती है इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा। यानी ये प्रतिरक्षा को करती है, प्रतिरक्षा को मजबूत करती है। गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर देती है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अल्फा तो क्या करेगा, अल्फा हीमोग्लोबिन को बांध के कुफेर कोशिकाओं में पहुंचा देगा, बीटा लोहा एवं तांबे को वहन करेगा, और गामा जो है एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। ठीक है, एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन पराशरण दाब को बनाए रखता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये आपके रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। तो शायद आपको ये वीडियो शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे की क्लास हम स्टार्ट रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और